जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज सीबीडीटी ने सर्कुलर इश्यू करके इनकम टैक्स की कुछ डेट को एक्सटेंड किया है। साथ ही साथ प्रेस रिलीज इश्यू करके टैक्स एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड किए गए हैं कुछ चीजों के लिए। तो देख लेते हैं कौन सी चीज का जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्स एग्जेम्पशन। कोविड-19 के केस में क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को उनके एम्प्लॉयर के पास से या वेल विशर्स मींस फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव हो गए या फ्रेंड सर्कल या तो एनजीओ, किसी ने भी अगर पैसा दिया है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए फ्रॉम दी फिनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर, आगे के आने वाले साल के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है तो वो जो पैसा है उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी, उसके ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि जो ट्रीटमेंट के लिए आपको मदद मिली है वो आपको टैक्सेबल नहीं रहेगा। सेम चीज अगर कोविड-19 की वजह से किसी की डेथ हो गई है और उसके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर अगर एम्प्लॉयर या तो यहां पर भी वेल विशर मीन्स कोई भी फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स, एनजीओ या कोई भी पर्सन ने उसके फैमिली मेंबर को पैसा दिया है एज एक्स ग्रेशिया अमाउंट, तो वो जो अमाउंट मिली है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, उस केस में भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, जैसे सपोज करो कोई पर्सन है बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और उसकी डेथ हो गई है और वो कंपनी ने उसे पैसा दिया है, तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं, विदाउट एनी लिमिट पूरा का पूरा पैसा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर कोई और पर्सन ने दिया, जैसे एनजीओ ने दे दिया, फ्रेंड ने दे दिया, फैमिली मेंबर्स ने दे दिया, किसी और ने दे दिया, तो फैमिली मेंबर्स मींस कोई भी दूर के रिश्तेदार, ऐसा कोई भी हो सकता है। बाकी अदरवाइज जो इनकम टैक्स की आपकी जो सेक्शन है गिफ्ट की, वो अलग से लगेगी, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर कोई वेल विशर ने पैसा दिया अदर देन एम्प्लॉयर ने, तो वहां पर जो एग्जेम्पशन की लिमिट रहेगी वो 10 लाख रुपए की रहेगी। तो ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट अभी तक हुआ नहीं है, इसको अमेंडमेंट करेंगे और एक्ट में इसे नोटिफाई करेंगे, तब से ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी सोच है, ये होना ही चाहिए था। अगला है एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस। ऑलरेडी कुछ टाइमलाइन तो एक्सटेंड कर दी थी, बट फिर से जैसे इनकम टैक्स नया पोर्टल आया इनकम टैक्स का, वो सही से चल नहीं रहा है, इसलिए कुछ टाइमलाइंस को फिर से एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल का, उसके लिए टाइम एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे हाइलाइटर मेरा वर्क नहीं कर रहा है, रुकिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। एनीवे, चलिए नहीं वर्क कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर ये लाइन लेता। ओके, ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के सामने अगर ऑब्जेक्शन का जो टाइम लिमिट है वो अगर 30 जून है, तो अब उसे 31 अगस्त 21 तक फाइल कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम डेट 31 अगस्त 21 रहेगी। अगला है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि टीडीएस का जो रिटर्न फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, उसका ऑलरेडी जो ओरिजिनल डेट थी वो 31 मई 21 थी, लेकिन उसे बढ़ाकर बाद में की गई थी 30 जून। लेकिन अब उसे फिर से और इस सर्कुलर द्वारा बढ़ा रहे 15 जुलाई 2021। तो 15 जुलाई 2021 तक टीडीएस का जो स्टेटमेंट है, जिसे हम टीडीएस रिटर्न भी कहते हैं, वो फाइल कर सकेंगे। दूसरा है द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इन फॉर्म 16। जो फॉर्म 16 जो देना होता है वो पहले देना था 31 जुलाई 21 तक, अब उसे भी 15 दिन का एक्सटेंशन देकर 31 जुलाई 21 तक दे सकते हैं। अगला है द स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और क्रेडिटेड बाय एन इंडिविजुअल फंड। तो इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये फंड रिलेटेड है, हमारे और आपके काम के लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट है वो भी फंड का, इसलिए मैं भी इसे अब डिस्कस नहीं करता हूं। अगला पॉइंट, ये काफी सारे लोग पूछ रहे थे क्वेरी कि भाई नया इनकम टैक्स पोर्टल है, उसके ऊपर फॉर्म 10A 10A भी अवेलेबल नहीं है। उसकी जो ड्यू डेट थी वो 30 जून थी, लेकिन अब उस डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 21 कर दिया गया है। तब तक जो फॉर्म है अवेलेबल हो जाएगा। फिर अगला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है,
Point number 7, the compliance to be made by taxpayers such as investment, deposit, payment, acquisition, purchase, construction or such other action by whatever name called for the purpose of claiming exemption under the provision contained in section 54 to 54 GB. So 54 से लेकर 54 GB तक जो भी कंडीशन दी है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, उसकी डेट अगर 1 अप्रैल 21 से लेकर 29 सितंबर तक आ रही है तो वो पूरी डेट ऑफ एक्सटेंशन एक्सटेंड होके 30 सितंबर 2021 तक क्लेम कर पाएंगे। सो यहाँ पर टाइम लिमिट का अच्छा खासा एक्सटेंशन है। अगला है क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 15 CC टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस। तो ये आउट ऑफ इंडिया का रेमिटेंस अगर कोई कर रहा है अंडर रूल 37BB के अंदर तो उसे भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई 21 तक कर दिया गया है। वैसे ही इक्विलाइजेशन लेवी का जो स्टेटमेंट फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 1 उसकी भी डेट जो है 31 जुलाई 21 तक कर दिया गया है। फिर एनुअल स्टेटमेंट ये जो है ये भी फंड रिलेटेड है इसलिए हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। अगला है अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम रिसिपिएंट इन फॉर्म 15G और 15H, उसकी भी डेट पहले जून थी फिर बाद में जुलाई, अब उसे बढ़ा के 31 अगस्त 21 तक कर दिया गया है। अब विड्रॉल ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन, तो इसे भी मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला है लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ आधार विद पान अंडर सेक्शन 139AA, उसकी भी डेट थी 38 जून, उसे अब बढ़ा के 38 सितंबर यानी कि 3 महीने का फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है। फिर लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास विदाउट एडिशनल अमाउंट, जो पहले 30 जून एक्सटेंड किया गया था अब उसे एक्सटेंड करके 31 अगस्त 21 तक कर दिया गया है। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास विथ एडिशनल अमाउंट, उसे एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। फिर टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर, अब ये तो बेसिकली टैक्स पेयर के लिए नहीं रहेगा, ये जो है ऑफिसर्स के लिए है, जिसका टाइम लिमिट था 38 जून, अब उसे एक्सटेंड करके 38 सितंबर कर दिया गया है। फिर अगला है टाइम लिमिट फॉर पासिंग पेनल्टी ऑर्डर, ये भी ऑफिसर्स के लिए ही रहेगा, जिसकी अगर आखिरी डेट 38 जून आ रही है उसे एक्सटेंड करके 38 सितंबर कर दिया जाएगा। और टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स, तो ये भी डिपार्टमेंट के लिए ही है, जिसकी ड्यू डेट थी 38 जून, उसे एक्सटेंड करके 38 सितंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।